मूवी के स्टार्ट होते ही हमें स्टोरी नंबर 1 बताई जाती है, जो किंगडम ऑफ लॉन्ग थ्रेलिस में एक राजा और रानी की है। राजा जो कि अपनी रानी को बहुत प्यार करते थे और उनकी विश थी कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन बदकिस्मती से रानी कभी मां नहीं बन सकती और इस बात को लेकर वो काफी सैड रहती थी। वैसे तो राजा पूरे किंगडम से डॉक्टर्स को बुलवाते थे कि वो रानी का ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन किसी की समझ में भी कुछ नहीं आता और वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वालों को बुलवाते हैं ताकि वो लोग उन्हें इंटरटेन करें और रानी का दिल भी बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर रानी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। काफी गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर रानी चीजें तोड़ने लग जाती है। राजा अपनी रानी से प्यार करते थे और वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए वो कुछ भी कर लेंगे। और अगले दिन रात को महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है जो ये क्लेम करता है कि वो इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता है। राजा उससे कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और ऐसे ही दावा करते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तब वो आदमी उसे समझाता है कि ये पॉसिबल है, बस सवाल ये है कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं आखिरी हद तक। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेचर कैसे वर्क करती है और पूरी दुनिया एक बैलेंस में है। और वो कहता है कि अगर तुम एक जिंदगी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक जिंदगी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे, कुछ भी इम्बैलेंस ना हो। और वो लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे, जिसे मारने के बाद उसका दिल निकाल लिया जाएगा और उस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर और बिल्कुल अकेली हो, जिसे बाद में रानी खा लेगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को बच्चा चाहिए था तो राजा सी क्रिएचर के शिकार के लिए निकल जाते हैं और उनका टारगेट उन्हें एक रिवर में मिल भी जाता है, जो कि एक बहुत बड़े साइज का व्हाइट कलर का मॉन्स्टर था। राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है, राजा उस पर वार कर देता है। राजा उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उस फाइट के दौरान राजा भी जख्मी हो जाता है। राजा इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन तब तक राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल चुके होते हैं और रानी खुद उस दिल को एक कपड़े में लपेटकर महल में ले आती है। उन लोगों की मेड्स में एक औरत ऐसी थी जो अभी तक प्योर भी थी और अकेली भी, और उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस दिल को रानी के लिए पकाएगी। लेकिन दिल को पकाते वक्त उसे भी अजीब सी फीलिंग्स होने लगती हैं और वो भी अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो दिल पक जाता है तब उसे रानी भी खा लेती है और वही होता है जो उस बूढ़े शख्स ने कहा था। फाइनली रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जैक्ट बिल्कुल एक ही टाइम पर रानी और वो मेड अपने अपने बच्चों को पैदा करती है। वो दोनों बच्चे लड़के ही थे। रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और मेड अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर कहानी 16 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग भी थे। उनके सारे हेयर्स व्हाइट कलर के थे, जो बिल्कुल उस सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो दोनों देखने में भी बिल्कुल सेम थे। वो दोनों ट्विंस लगते थे। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, उनकी फ्रेंडशिप थी। लेकिन महारानी को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को समझाती रहती थी कि तुम एक शहजादे हो, तुम्हारी दोस्ती किसी नौकरानी के बेटे से नहीं हो सकती। लेकिन इलियस अपनी मदर की एक नहीं सुनता था और इसके बावजूद भी वो दोनों मिलते थे। और उन दोनों में ये एबिलिटी भी थी कि वो पानी में सांस ले सकते थे और छुपने के लिए अक्सर वो उसी रिवर में जाया करते थे जहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अपनी मेड को वार्न करती है कि अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो वो उसे और उसके बेटे दोनों को ही किंगडम से निकाल देगी। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते थे। वो मिलते थे और एक दिन तो वो लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जोना इलियस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है और रानी उसे पहचान ही नहीं पाती कि वो उसका बेटा है या नहीं, बस उसे शक रहता था। और जब उसे रियलिटी का पता चलता है तब वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। इलियस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। जोना एक नाइफ से वहाँ के एक ट्री की रूट्स को काटता है जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना इलियस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ हो तुम समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ, और जब ये रेड हो जाए तब तुम समझ लेना
कि मेरी जान को खतरा है, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कई महीने गुजर चुके होते हैं और इलियस पानी देखने के लिए भी आता था, और एक दिन वो पानी रेड हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि जोना की जान खतरे में है और कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो अपनी मदर को इन्फॉर्म किए बगैर ही किंगडम से जोना को ढूंढने निकल जाता है। काफी तलाश करने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है। क्योंकि दोनों के फेस मैच होते थे तो वो लोग उसे जोना ही समझ लेते हैं, और तब उसे पूछने पर पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया है। तब इलियस भी जोना को ढूंढने जंगल में चला जाता है, और पीछे से रानी को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। वो पूरे किंगडम में उसकी तलाश करवाती है, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता, और फिर वो उसी बूढ़े शख्स को बुलवाती है, और वो बूढ़ा शख्स एक बार फिर से वही डिमांड कर देता है कि अगर महारानी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है तो जान के बदले जान देनी होगी, और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। जंगल में जोना कहीं पर फंस गया था और काफी जख्मी भी हो चुका था, और तब एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर इलियस को उसे ढूंढने में आसानी हो जाती है। वो जोना को ढूंढ लेता है और अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को मार डालता है, लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसकी अपनी माँ थी, और उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला। लेकिन बार्गेनिंग भी यही हुई थी, जान के बदले जान। जोना की जान बच जाती है और इलियस किंगडम का बादशाह बन जाता है, और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी नंबर 2 एक किंग और एक बूढ़ी औरत की है, और यहाँ का किंग काफी अयाश था। हर वक्त उसके पास लड़कियां रहती थी और वो खुद शराब के नशे में रहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे किंग दिल से एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। उसी महल के पास एक गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। वो दोनों बिल्कुल अकेली थी और घर से इतना बाहर भी नहीं जाती थी, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि उन्होंने अकेले ही वहीं पर वैसे ही मर जाना है। लेकिन उनकी आवाज बहुत प्यारी थी। उम्र के लिहाज से उनकी आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह नहीं थी। एक सुबह जब एक बूढ़ी औरत कोई गाना गा रही थी, तब उसकी आवाज राजा सुन लेता है। वो आवाज राजा को काफी पसंद आती है और वो इस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत अचानक से घर चली जाती है, जिससे किंग का उसे देखने का तजस्सुस और बढ़ जाता है, और वो सोचता है कि शायद ये खूबसूरत लड़की होगी जो कि मुझसे शर्मा रही है। उन बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम इमा था। डोरा जो कि काफी चालाक और लालची भी थी, जबकि उसके मुकाबले में इमा जो थोड़ी सीधी सादी और डरपोक थी। और जब डोरा देखती है कि किंग उनके दरवाजे पर है, तो उसके दिल में लालच आ जाता है कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा वैसे भी सारी जिंदगी उन्होंने अकेले ही गुजार दी थी। वो अंदर से ही किंग को कहती है कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। और ये सुनकर किंग समझता है कि शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो 2 बूढ़ी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उनकी स्किन भी लटक चुकी थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती हैं कि उनकी फिंगर्स जवान लड़की की तरह ही नजर आएं। डोरा अपनी फिंगर्स पर कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। वो अभी भी बूढ़ी औरत की ही उंगलियां लग रही थी, जिसे देखकर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इमा, जिसने अपनी फिंगर्स को काफी दिनों से मुंह में रखा हुआ था, वो कुछ बेटर लग रही थी। और आज ही 1 हफ्ता भी पूरा होने वाला था, यानी किंग ने उसकी उंगली देखने आना था। और डोरा जो कि बहुत चालाक थी, वो अपनी उंगली की बजाय इमा की उंगली दिखा देती है। अब किंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो उन्हें देखना चाहता था, लेकिन वो जानती थी कि अगर किंग को उनकी इस हरकत का पता चल गया तो वो उन्हें सूली पर लटका देगा, जिसके लिए वो फिर एक शर्त रख देती है। वो कहती है कि मैं आधी रात को आपके महल में आऊंगी, जिसके लिए शर्त ये होगी कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, महल के सारे कैंडल लाइट्स बुझा दिए जाएं, जिसके लिए किंग एग्री हो जाता है। अब इमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू केमिकल से टाइट करती है ताकि वो एक जवान लड़की की बॉडी लगे। आधी रात को किंग का एक आदमी डोरा को लेने आता है और उसकी शर्त के मुताबिक महल में अंधेरा होता है। सुबह को उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब लाइट में वो उसे देखता है कि उसने एक रात एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और डोरा को अपने महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जंगल में डोरा बच जाती है और उसके साथ एक मैजिक हो जाता है। वहाँ पर एक विच आती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी बदसूरत डोरा एक जवान लड़की में चेंज हो जाती है, जिसके बहुत लंबे खूबसूरत सुनहरे बाल थे। और अगले दिन किंग शिकार के लिए उसे जंगल में जाता है। एक ही नजर देखते ही उसे डोरा से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने महल में ले आता है और अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है। डोरा कुछ भी नहीं जानती थी कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन उसे अपनी सिस्टर इमा अभी भी याद थी
और वो उसे अपनी शादी पर भी इनवाइट करती है, जबकि ईमा को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन अब एक जवान लड़की बन गई है और अनकरीब वो क्वीन बन जाएगी। डोरा अपनी बहन को जो ड्रेस भिजवाती है वो काफी कॉस्टली होता है। ईमा उसी ड्रेस को पहनकर शादी में जाती है और वहाँ पर डोरा उसे सारी स्टोरी बता देती है और वो अपने दिल में विश करती है कि उसे भी अपनी बहन जैसा जवान बनना है। जब ईमा ने डोरा से पूछा था कि वो जवान कैसे हुई, तब उसने मजाक में कहा कि मैंने अपनी बूढ़ी स्किन उतार दी, लेकिन ईमा इस बात को सच समझ लेती है। फिर वो एक लोहार के पास जाती है और उसे अपना नेकलेस और एक्सपेंसिव ड्रेस देने का वादा करती है, इसी शर्त पर कि अगर वो उसकी स्किन उतार दे। वो लोहार तो ईमा से भी ज्यादा बेवकूफ होता है। वो उसे जंगल ले जाकर बांध देता है और उसकी स्किन उतार देता है। काफी डिस्टर्बिंग सीन है और वो उसी जख्मी हालत में वापस आती है और जाहिर है उसने मरना ही था, वो मर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का मैजिक भी ज्यादा अरसे तक नहीं रहता, वो भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है और जब उसे खुद इस बात का रियलाइज होता है कि अब वो बूढ़ी बनती जा रही है तो वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी असली एज में वापस आ जाती है और पूरी की पूरी बूढ़ी औरत बन जाती है। और इस कहानी की यहीं पर एक सैड एंडिंग हो जाती है। स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की ही है। राजा काफी अजीब थे। उनकी रानी की काफी अरसा पहले ही डेथ हो चुकी थी और वायलेट उनकी बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की और वो अपनी बेटी वायलेट को भी दिल से प्यार नहीं करते थे। एक दिन बादशाह देखता है कि उनके हाथ पर एक पैरासाइट इंसेक्ट है जो कि खून पीता है। राजा को वो काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना खून पिलाता है और वो उसे शीशे के एक बॉक्स में बंद करके रखता है। हर रोज वो उसे अपना खून पिलाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंसेक्ट बड़ा होता जाता है। दूसरी तरफ वायलेट जो अब जवान हो चुकी थी, जो किसी शहजादे की ड्रीम देखती थी, लेकिन बादशाह थोड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल था और उसे इस बात का ख्याल नहीं आता और वो अपने इंसेक्ट के साथ ही खुश थी जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन वो पैरासाइट बीमार हो जाता है और मर जाता है। राजा उसकी सारी स्किन उतार देता है और अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढने का वक्त आ गया है। वो कहता है कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ और जो भी उसे जीतेगा वो तुम्हें पा लेगा। वायलेट इस बात से खुश तो होती है लेकिन थोड़ी सी अपसेट भी, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी का हस्बैंड तलाश करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के इस डिसीजन को मान लेती है। पूरे किंगडम में ये ऐलान किया जाता है और राजा अपने महल में वो स्किन लटका देता है और जो भी बताएगा कि ये किसकी स्किन है तो वो जीत जाएगा। बहुत से लोग उसके लिए ट्राई तो करते हैं लेकिन कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि आमतौर पर वो इंसेक्ट इतना बड़ा नहीं होता। फिर महल में एक बदसूरत इंसान आ जाए कि कोई भी उसे देखकर डर जाए और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था और राजा आखिरकार उसे भी परमिशन दे देता है और वो जानवर जैसा दिखने वाला आदमी सिर्फ स्किन सूंघ कर ही बता देता है कि ये किस इंसेक्ट की स्किन है, जिससे वायलेट और राजा भी हैरान हो जाते हैं। वायलेट जो कि बुरी तरह डर भी जाती है और वो रोते हुए महल की छत पर आ जाती है और वो सुसाइड करने लगती है, लेकिन राजा उसे समझाता है मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता और अब यही तुम्हारी फेट है, इसे एक्सेप्ट करो। वायलेट अपने फादर को काफी कहती है कि आप किस तरह के बाप हैं, एक बदसूरत इंसान को अपनी बेटी दे रहे हैं, और कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ, लेकिन मजबूरन राजा उस बदसूरत को शहजादी दे देते हैं। वो जबरदस्ती रानी को दूर पहाड़ों में ले जाता है और वायलेट काफी दिनों तक रोती रहती है। और जब वो आदमी एक दिन शिकार के लिए जाता है, एक दूसरी पहाड़ पर शहजादी किसी औरत को देखती है और वो उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि वो खुद एक शहजादी है और उसे एक शैतान ने यहाँ पर कैद किया हुआ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर थी और वो औरत उसकी हेल्प नहीं कर पाती। और फिर वो औरत अपने बेटों को बुलाती है और वो एक रस्सी के सहारे शहजादी की मदद करते हैं, लेकिन अचानक से वो शैतान, वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और रस्सी के सहारे वो भी उनकी तरफ जाता है। वो लोग रस्सी काटने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो उन पर हमला कर देता है और वायलेट के अलावा सबको मार डालता है। वो आदमी गुस्से से वायलेट को देखता है और वो उसे गले से लगा लेती है, जिससे उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। और जब वो शैतान उसे अपने कंधों पर बिठाता है तो बड़ी चालाकी से वायलेट उसका गला काट देती है। वो शैतान वहीं पर मर जाता है। वो उसका सर काट कर अपनी किंगडम में आ जाती है, जहाँ पर उसके फादर उसी इंसेक्ट की वजह से बीमार थे। खून में लथपथ वायलेट उस शैतान का सर अपने फादर के सामने रख देती है। राजा अपनी बेटी की जिंदगी के इस फैसले पर काफी सैड थे और अनकरीब उन्होंने मर जाना था। वायलेट एक बहादुर शहजादी बन जाती है और अपने फादर के बाद वो ही किंगडम की क्वीन बन जाती है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है और इसके साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है।